नरेंद्र पांडे का नमस्कार। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जारी टकराव को अब 17 दिन से ज्यादा लंबा समय हो चुका है। इस युद्ध का असर मिडिल ईस्ट तक अब सीमित नहीं रहा। इसके प्रभाव एशिया के रणनीतिक समीकरणों में भी साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ एशिया में चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियां भी अचानक से तेज हो रही हैं। और यही वजह है कि यह अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञ एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या दुनिया धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक टकराव की ओर जा रही है, यानी कि वर्ल्ड वार की ओर जा रही है? ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका को अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। अमेरिका ने अपनी सेवंथ फ्लीट के कुछ अहम जहाजों को पैसिफिक क्षेत्र से हटाकर मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिया। यह फ्लीट सामान्यतः एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन अब इसके कई जहाज ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों में लगाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यूएसएस ट्रिपोली जैसे एम्फीबियस असॉल्ट शिप को ताइवान के आसपास के क्षेत्र से हटाकर के मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। रणनीतिक दृष्टि से इसका मतलब तो यह है कि अमेरिका फिलहाल अपनी सैन्य प्राथमिकता मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इस कदम का एक दूसरा पहलू भी है। अगर पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कम होती है तो इसका फायदा उसके प्रतिद्वंदी देश उठा सकते हैं। और ठीक इसी समय चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। हाल ही में चीन की सेना ने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में युद्धपोत, तटरक्षक जहाज और 130 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल थे। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और वहां की सरकार को अलगाववादी मानता है, लेकिन अभी जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं उन्हें कई विशेषज्ञ ग्रे जोन स्ट्रेटजी का हिस्सा मानते हैं। अर्थात ऐसी सैन्य और राजनीतिक गतिविधियां जो सीधे युद्ध नहीं होती लेकिन विरोधी देश पर लगातार दबाव बनाए रखती हैं, यानी युद्ध के बिना युद्ध जैसे हालात। चीन ताइवान के आसपास बार बार सैन्य अभ्यास करके एक तरह से यह संदेश दे रहा है कि वह इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी अपनी आक्रामक गतिविधियों से क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है। मार्च 2026 में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कराए। 14 मार्च को लगभग 10 मिसाइलें सी ऑफ जापान की दिशा में दागी गई। उत्तर कोरिया का दावा है कि इन मिसाइलों में परमाणु क्षमता मौजूद है। इन परीक्षणों को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब के रूप में भी देखा जा सकता है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने इन परीक्षणों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। अब यहां सबसे बड़ा सवाल वह यह है, क्या यह सब घटनाएं महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक काम कर रही है? कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्रकार की प्रॉक्सी प्रेशर स्ट्रेटजी हो सकती है। ईरान युद्ध के कारण अमेरिका की सैन्य शक्ति और संसाधन फिलहाल मिडिल ईस्ट में व्यस्त है। ऐसी स्थिति में चीन और उत्तर कोरिया इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना सकते हैं। अगर अमेरिका को एक ही समय में मिडिल ईस्ट और एशिया में दो अलग अलग संकटों का सामना करना पड़ेगा तो उसकी रणनीतिक क्षमता पर भारी दबाव पड़ सकता है, और यही शायद इस रणनीति का उद्देश्य भी हो सकता है। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस विश्लेषण से सहमत तो नहीं है। कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन लंबे समय से ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसी तरह उत्तर कोरिया भी लगातार अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका का ध्यान ईरान युद्ध में ज्यादा उलझता है तो यह एशिया में किसी बड़े सैन्य संघर्ष की संभावना को बढ़ा सकता है। इसी वजह से एशिया के कुछ देश भी बेहद सावधानी बरत रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया ने संकेत दिया है कि वे ईरान युद्धों में अमेरिका को सीमित सहयोग ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा चीन और उत्तर कोरिया से है। दूसरी तरफ अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए 7 देशों से सैन्य सहयोग मांगा था, लेकिन चीन ने साफ कहा कि वह पहले इस क्षेत्र में हमले बंद होने चाहिए। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मिशन से सीधे शामिल होने से इनकार कर दिया। यूरोप में ब्रिटेन और जर्मनी ने भी युद्ध में खुलकर भागीदारी से अपनी दूरी बना ली है। ग्रीस और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल से खुद को अभी तक अलग रखा हुआ है।
लेकिन इस पूरे संकट के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई। ईरान के रास्ते में फंसे 550 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस वतन लौट आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि यह ऑपरेशन सरकार की प्राथमिकता था और सभी भारतीयों को सुरक्षा देने की हमारी सुनिश्चितता बनी हुई है। इस तनाव का असर खाड़ी क्षेत्र में भी अब देखने को मिल रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर हमले की खबरों के बाद सुरक्षा कारणों से भारत की 2 फ्लाइटों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति नियंत्रित होने पर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया गया। उधर यूएई के फुजैरह बंदरगाह पर भी ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है या यह मार्ग बाधित होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर के स्थिति बेहद जटिल और संवेदनशील होती जा रही है। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब एशिया की रणनीतिक राजनीति को प्रभावित करने लगा है। यह अभी साफ नहीं है कि यह घटनाक्रम केवल कूटनीतिक दबाव की रणनीति है या किसी बड़े सैन्य टकराव की प्रस्तावना। लेकिन इतना तो तय है कि अगर मिडिल ईस्ट और एशिया के संकट एक साथ गहराते हैं तो दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका इन दोनों मोर्चों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है, क्योंकि अगर यह संतुलन बिगड़ा तो क्षेत्रीय संघर्ष का दायरा बढ़कर वैश्विक टकराव के रूप में बदल सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या यह केवल रणनीतिक दबाव की राजनीति है या दुनिया सचमुच एक बड़े युद्ध यानी वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।